नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सबका इस YouTube चैनल पर। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो बिहार बोर्ड क्लास 12 2025 को टारगेट करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, जो कि रेडियो एक्टिविटी का वीडियो है। आप क्वेश्चन बैंक पढ़ते होंगे, प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रॉब्लम्स होते होंगे फिजिक्स के, आप जाइए वहां से उठा करके देखिए, वहां से रेडियो एक्टिविटी आपको मिल जाएगा। 2 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर। तो मैं आपको हर वीडियो में बताते आ रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो फिर सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाता है। सब्जेक्टिव में 2 नंबर क्लियर हो जाता है, लेकिन 5 नंबर में झंझट आ जाता है। तो इसमें मैं पूरा का पूरा ये जो हमारा लेक्चर होगा, मैं पूरा का पूरा इसमें रेडियो एक्टिविटी के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आप यहाँ से देख लेते हैं तो फिर रेडियो एक्टिविटी आपको कहीं भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। बिहार बोर्ड में रेडियो एक्टिविटी का सवाल पूछा जाता है। अल्फा डी के पूछेगा, बीटा डी के पूछेगा, गामा डी के पूछेगा, अल्फा बीटा डी के, मतलब कि तीनों को कभी कभी एक ही बार में पूछ देगा। फिर इक्वेशन पूछ देगा कि बताइए डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट वाला इक्वेशन क्या होता है। तो कैसे भी करके अगर सवाल बनेगा, तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। देखिए, रेडियो एक्टिविटी का पहले डिफिनेशन समझते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि नेचर में बहुत ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, नेचर में बहुत ऐसे न्यूक्लियाई यानी कि बहुत ऐसे नाभिक होते हैं जिनका स्वतः विखंडन होते रहता है। स्वतः विखंडन कहने का मतलब कि वे अपने आप टूटते रहते हैं। तो वैसे वैसे न्यूक्लियस को अनस्टेबल न्यूक्लियस कहा जाता है, यानी कि अस्थायी नाभिक कहा जाता है। तो जब वो बड़े बड़े अस्थायी नाभिक रेडिएशन के रूप में टूटते हैं, रेडिएशन के रूप में एनर्जी देते हैं, ऊर्जा को प्रदान करते हैं, तब इस प्रक्रिया को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। और एग्जामिनर हमसे यही पूछता है कि रेडियो एक्टिविटी से आप क्या समझते हैं, तो वहां पे हमें एक वैलिड डिफिनेशन देना होता है। तो रेडियो एक्टिविटी का डिफिनेशन आप लिखिएगा कि रेडियो एक्टिविटी एक प्रक्रिया है, मतलब और कुछ नहीं है, बस ये एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि अनस्टेबल न्यूक्लियस टूट जाते हैं। टूटने के बाद वो एनर्जी देते हैं, किस रूप में, तो रेडिएशन के रूप में। तो रेडियो एक्टिविटी एक प्रक्रिया है जिसमें अनस्टेबल नाभिक रेडिएशन के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। एकदम सिंपल सा डिफिनेशन है रेडियो एक्टिविटी का, और ये डिफिनेशन आपसे 2 नंबर में पूछे जाते हैं। अब फिर बात आता है कि रेडियो एक्टिविटी का मात्रक क्या होता है। तो देखिए, इसका मात्रक बहुत सारा होता है, लेकिन एक मात्रक जो कि काफी फेमस है और परीक्षा में वही पूछा जाता है, जो कि बैकेरल है। तो आपको यही याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ पूछेगा भी नहीं। रेडियो एक्टिविटी का मात्रक क्या होता है, बैकेरल होता है। जैसे कि देखिएगा यहाँ पर ये न्यूक्लियस है किसी परमाणु का, चलिए मान लेते हैं कि यूरेनियम ही है, तो यूरेनियम के यहाँ पे परमाणु लिया गया है। जस्ट एग्जांपल हम बताए हैं, थोरियम भी ले सकते हैं। बहुत ऐसा हमारे पीरियोडिक टेबल में तत्व होते हैं जो कि रेडियो एक्टिव होते हैं और उनके ऊपर स्टार लगा दिया जाता है। आप गौर करते होंगे, पीरियोडिक टेबल में बहुत ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जिसमें स्टार लगाया जाता है। स्टार कहने का मतलब होता है कि वो रेडियो एक्टिव होता है। तो यहां से क्या होता है कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम है। अब देखिए, इसका डीके हो रहा है, मतलब रेडिएशन हो रहा है। तो रेडिएशन चूंकि 3 प्रकार का होता है, एक होता है अल्फा रेडिएशन, एक होता है बीटा रेडिएशन और एक होता है गामा रेडिएशन। ये जो अल्फा रेडिएशन है, इसके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, यानी कि हीलियम के नाभिक को अल्फा रेडिएशन कहा जाता है। हीलियम का नाभिक जो होता है वो अल्फा कण के रूप में यहां से बाहर निकलता है, ठीक है। मतलब जब नाभिक टूटने लगता है तब उसको डीके बोला जाता है, क्षय बोला जाता है। जब नाभिक अनस्टेबल जो न्यूक्लियस होता है वो टूटने लगेगा, टूट करके एनर्जी क्रिएट करेगा रेडिएशन के रूप में, तो उसको डीके कहते हैं। जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। पहला है अल्फा डीके, दूसरा होता है बीटा डीके और तीसरा होता है गामा डीके। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि ये कैसे न्यूक्लियस कभी अल्फा में टूटेगा, तो कभी बीटा में टूटेगा, तो कभी गामा में टूटेगा। यानी कि हम ओवरऑल कह सकते हैं कि भारी तत्वों के नाभिक से अदृश्य विकिरण की प्रक्रिया को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है, ठीक है। और चूंकि ऐसा ऐसा लैंग्वेज हमें यूज करना होगा, क्योंकि एनसीईआरटी का कीवर्ड है। अगर ऐसा ऐसा लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे तो फिर डिफिनेशन नहीं बन पाता है, और बिहार बोर्ड में चाहिए डिफिनेशन, वहां पर आपको लैंग्वेज यूज करना ही पड़ेगा। तो रेडियो एक्टिविटी में जो डीके होता है, मतलब रेडियो एक्टिविटी एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि हेवी न्यूक्लियस, हेवी अनस्टेबल न्यूक्लियस रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी देता है। तो वो 3 प्रकार से होता है। सबसे पहला है अल्फा डीके, दूसरा है बीटा डीके और तीसरा है गामा डीके।
कोई भी न्यूक्लियस टूटेगा तो या तो अल्फा डीके के फॉर्म में, नहीं तो बीटा डीके के फॉर्म में, नहीं तो गामा डीके के फॉर्म में। तब हम बारी बारी से अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके को देखेंगे, क्योंकि परीक्षा में हमसे यही पूछा जाता है कि अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो देखिए अल्फा डीके में क्या होता है, और यहाँ पर एक यूरेनियम का नाभिक लिया गया, आई होप आपको दिख रहा होगा, यूरेनियम है, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर यूरेनियम का नाभिक लिया गया। यूरेनियम के 3 समस्थानिक होते हैं। यहाँ पर जिस यूरेनियम का यूज किया गया है उसका परमाणु भार 238 है और परमाणु संख्या 92 है, 92 है, और यहाँ से हो गया अल्फा डीके। ठीक है, इसका हो गया अल्फा डीके। तो जैसे इसका हम अल्फा डीके कराते हैं तो क्या होता है, यहां से थोरियम मिल जाएगा, और थोरियम के बाद इसके साथ हीलियम मिल जाएगा। इस हीलियम को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। यानी कि अगर लिखिएगा ऐसे रिएक्शन के रूप में, तो अल्फा डीके में क्या होता है, यहाँ पे अल्फा डीके लिख लेते हैं। यहाँ पे एक हेवी न्यूक्लियस रहेगा X, जिसका परमाणु संख्या Z है, परमाणु भार A है। अल्फा डीके में क्या होगा कि हीलियम का न्यूक्लियस निकल जाएगा, और चूंकि हीलियम का न्यूक्लियस निकलता है तो इसका परमाणु संख्या 2 है और परमाणु भार 4 है। तो ये जो न्यूक्लियस है इसको बोलते हैं मदर न्यूक्लियाई, मदर न्यूक्लियस, मदर न्यूक्लियस बोलते हैं। तो मदर न्यूक्लियस में से क्या हुआ कि हीलियम यानी कि परमाणु संख्या 2 इसका कम हो गया, और चूंकि हीलियम का परमाणु संख्या 2 और परमाणु भार 4 होता है तो इसका परमाणु भार 4 कम हो गया। तब यहाँ पर एक दूसरा एलिमेंट आएगा जिसको हम Y बोलेंगे, और इसके परमाणु संख्या Z में से 2 को घटा लेंगे और परमाणु भार A में से 4 को घटा लेंगे, और इसको कहते हैं डाउटर न्यूक्लियस। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा, डाउटर न्यूक्लियस। अब सबसे अच्छा एग्जांपल होता है यूरेनियम का। यूरेनियम जिसका परमाणु संख्या होता है 92 और परमाणु भार होता है 238। अब क्या करना है, यूरेनियम का अल्फा डीके करना है। ठीक है, यूरेनियम का हम जैसे ही अल्फा डीके करेंगे तब यहां से हमें एक हीलियम का नाभिक मिलेगा, हीलियम का नाभिक मिलेगा जिसका परमाणु संख्या 2 और परमाणु भार 4 होता है। अब यूरेनियम से यहाँ पर हीलियम का नाभिक मिल गया परमाणु संख्या 2 और परमाणु भार 4 वाला, तो इसके साथ साथ इसे 92 में से 2 को घटा देंगे तो बच जाएगा 90, यानी कि परमाणु संख्या 90 वाला यहाँ पर मिलेगा। अब 90 वाला जो भी हो, तो 90 वाला जो होता है तत्व उसको कहते हैं थोरियम। तो यूरेनियम का जब अल्फा डीके होता है तो थोरियम मिलता है, और ये क्वेश्चन कितना बार ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया गया है कि यूरेनियम का जब अल्फा डीके होता है तो क्या मिलता है। तो यूरेनियम का जब भी अल्फा डीके होगा तो थोरियम मिलेगा। थोरियम का परमाणु संख्या होता है 90, और चूंकि 238 है तो 238 में से 4 घटा लीजिए तो थोरियम का परमाणु भार हो जाएगा 234। तो इसको बोलते हैं अल्फा डीके। ठीक है, डायग्राम में भी आपको एकदम क्लियर दिख रहा है। यहां से अल्फा डीके हो गया तो हीलियम का न्यूक्लियस मिल गया, हीलियम का न्यूक्लियस मिल गया, और यहाँ पर मिल गया थोरियम का न्यूक्लियस जिसको डाउटर न्यूक्लियस, यानी कि ये हमेशा एक्साइटेड स्टेट में रहेगा। ठीक है, और ये जो हीलियम का न्यूक्लियस है इसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो जो अल्फा पार्टिकल होता है, इस अल्फा पार्टिकल के ऊपर पूछा जाता है कि कितना चार्ज होता है। तो अल्फा पार्टिकल जो होता है इसके ऊपर, अल्फा पार्टिकल के ऊपर +2 का चार्ज होता है, और अल्फा पार्टिकल के पास केवल और केवल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, इसके पास 2 प्रोटॉन होगा, 2 न्यूट्रॉन होगा, इसके पास +2 का चार्ज होता है। तो इस बात को भी याद रखेंगे कि हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर +2 का चार्ज आ जाता है, और इसके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन ही होता है, और इसी को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। और फिर ये जो थोरियम है फिर ये टूट जाएगा, मतलब कि ये प्रोसेस होते रहेगा, और इसी प्रकार से रेडियोएक्टिविटी की प्रक्रिया चलते रहती है। तो ये रहा हमारा अल्फा पार्टिकल, यानी कि अल्फा डीके। अगर अल्फा डीके पूछता है और वहां पर जाकर के हम इस इक्वेशन को लिख करके चले आते हैं, उसके बाद उसके बारे में हम लिख देंगे थोड़ा बहुत कि अल्फा डीके में जो यूरेनियम होता है वो थोरियम में बदल जाता है। यूरेनियम को मदर न्यूक्लियस कहते हैं, थोरियम को डाउटर न्यूक्लियस कहते हैं, फिर हीलियम का नाभिक निकलता है, उसी को हम अल्फा कण कहते हैं। समझिए कि आपको 2 में 2 नंबर एकदम पक्का मिलने वाला है। ठीक, तो अब जरा देखते हैं बीटा डीके। तो बीटा डीके क्या होता है ना कि बीटा, जैसे कि अल्फा क्या होता है कि अल्फा में हीलियम का नाभिक मिलता है, तो बीटा में क्या होता है, मूवमेंट इलेक्ट्रॉन,
मतलब गतिशील इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, बीटा कण बोलते हैं, बीटा पार्टिकल बोलते हैं। सबसे पहले तो सवाल यही आता है कि बीटा कण किसको कहा जाता है, तो मूवमेंट मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, मूविंग इलेक्ट्रॉन होगा, सॉरी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है वो भी c के स्पीड, मतलब कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन चलना चाहिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से, अप्रोक्सीमेट इसका वेलोसिटी इतना होता है, तब उसको बीटा डीके कहा जाता है। अब बीटा डीके में न्यूट्रॉनो मिलता है, जैसे कि देखिए रेडियम जिसका परमाणु संख्या 88, परमाणु भार 228 होता है। अब यहाँ से इसका हो गया बीटा डीके, तो बीटा डीके हो गया तो क्या होता है, इसका परमाणु संख्या 1 बढ़ जाता है लेकिन परमाणु भार वही रहता है, और यहाँ से मिल जाएगा हमें इलेक्ट्रॉन, और इसी इलेक्ट्रॉन को बीटा पार्टिकल बोलते हैं। तो बीटा पार्टिकल क्या है, तो गतिशील इलेक्ट्रॉन को ही बीटा पार्टिकल कहा जाता है। इसके ऊपर चार्ज होता है -1, और इसका जो मास होता है, रेस्ट मास, तो खैर उसकी चर्चा नहीं होती है, बस चार्ज की ही चर्चा होती है। तो बस इतना याद रखेंगे कि जो बीटा पार्टिकल होता है उसके ऊपर होता है -1 का चार्ज, और जो अल्फा पार्टिकल होता है उसके ऊपर होता है +2 का चार्ज। और ये एग्जाम्पल है रेडियम का। बीटा पार्टिकल में Z परमाणु संख्या, A परमाणु भार, तो परमाणु संख्या 1 से बढ़ जाता है लेकिन परमाणु भार वही रहता है, इसको बोलते हैं बीटा पार्टिकल। और यहां से मिलता है एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो एक सब पार्टिकल होता है, सब फंडामेंटल पार्टिकल होता है, और इसको कहेंगे मदर न्यूक्लियस। और ये जो बना हुआ है इसको कहते हैं डाउटर न्यूक्लियस। ठीक है, तो हम मतलब कि जितना भी डीके होता है, अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, सब में मदर न्यूक्लियस मिलेगा, सब में डाउटर न्यूक्लियस मिलेगा। तो बीटा डीके में एक और अच्छा सा एग्जांपल है, जैसे कि कार्बन वाला एग्जांपल बहुत पॉपुलर एग्जांपल है। देखिएगा ये कार्बन C14 न्यूक्लियस है। कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक C12 होता है, एक C13 होता है, एक C14 होता है। जो C14 न्यूक्लियस है इसका हो गया बीटा डीके। अब चूंकि आप जानते हैं कि कार्बन का भार वही रहता है, बस परमाणु संख्या 1 से बढ़ जाएगा, तो इसका भार वही रहेगा लेकिन परमाणु संख्या 1 से बढ़ जाएगा, यानी कि कार्बन 6 और इसका भार 14, और इसका हमने करा दिया बीटा डीके। यहाँ पर मिल जाएगा नाइट्रोजन। अब परमाणु संख्या 1 बढ़ जाएगा तो 7 हो जाएगा, और चूंकि नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है, और इसके साथ मिल जाएगा बीटा पार्टिकल। और बीटा पार्टिकल क्या होता है, मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ से मिल गया बीटा पार्टिकल, और एक मिलता है एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। तो इस प्रकार से इस एग्जाम्पल को भी हम, अगर बीटा डीके के बारे में पूछेगा तो वहां पर इसको भी हम रख सकते हैं। अब आते हैं गामा। तो गामा क्या होता है, तो गामा जो रेज होता है, जो गामा पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। मतलब कि ये जो गामा रेडिएशन की बात करते हैं या गामा रेज की बात करते हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, EMW। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आप पहले से ही जानते हैं, उसको फोटोन कहते हैं। तो गामा पार्टिकल क्या होता है, तो ये जो गामा पार्टिकल होता है, इस गामा पार्टिकल को कुछ और नहीं बल्कि फोटोन कहा जाता है। यहाँ से बिल्कुल आप एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, बीटा पार्टिकल क्या होता है, गामा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल हीलियम का नाभिक होता है, बीटा पार्टिकल गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन होता है, और गामा पार्टिकल फोटोन होता है जो कि अपने आप में एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अल्फा पार्टिकल के ऊपर +2 का चार्ज होता है, गामा पार्टिकल के ऊपर -1 का चार्ज होता है। अल्फा के ऊपर +2 का चार्ज होता है, बीटा के ऊपर -1 का चार्ज होता है, और गामा के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये गामा है, परमाणु संख्या 90 और परमाणु भार 240 है। गामा में क्या होता है कि जितना परमाणु संख्या, जितना भार, उतना ही ये भी रहता है, बस इसमें से रेडिएशन निकल जाता है जिसका एनर्जी बहुत हाई होता है। और ये जो रेडिएशन निकलता है इसका एनर्जी hν होता है, क्योंकि ये रेडिएशन कुछ और नहीं फोटोन के रूप में निकलता है। ठीक है, तो ये गामा डीके हो गया। नोट में कुछ बातें आपको याद रखना है, अल्फा बीटा और गामा डी से रिलेटेड। तो अल्फा बीटा गामा में गामा का पेनिट्रेशन पावर, एक मिनट अल्फा बीटा और गामा में गामा का पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होता है।
याद रखिएगा, पेनिट्रेशन पावर कहने का मतलब होता है भेदन क्षमता, जिसको बिहार बोर्ड बहुत पसंद करता है। पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किसका भेदन क्षमता सबसे ज्यादा है। ऑप्शन ए में अल्फा पार्टिकल, ऑप्शन बी में गामा पार्टिकल, ऑप्शन डी में बीटा पार्टिकल, नन ऑफ दीज, ऐसे करके ऑप्शन बना देगा। तो आपको याद रखना है गामा का पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होता है, अल्फा का सबसे कम होता है, और जिसका पेनिट्रेशन पावर जितना ज्यादा होगा उसका आयोनाइजेशन पावर उतना ही कम होगा। तो अगर यहां से यहां आते हैं तो पेनिट्रेशन पावर का मान बढ़ रहा है, इसका मतलब अल्फा का सबसे कम, उससे ज्यादा बीटा का, उसके बाद गामा का। जब इधर से इधर आएंगे तो आयोनाइजेशन पावर घटेगा, यानी कि अल्फा का आयोनाइजेशन पावर ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा। रीजन यह है कि अल्फा जो पार्टिकल होता है ये जल्दी आयोनाइज यानी कि आयनीकृत होता है, इसके ऊपर जल्दी से चार्ज आता है। तो ये जो नोट में दो बातें लिखा गया है, ये परीक्षा के ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेनिट्रेशन पावर किसका ज्यादा होगा, तो गामा का। तो जिसका अगर पेनिट्रेशन पावर वाला याद रखते हैं तो ये अपने आप याद हो जाएगा, जिसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है उसका आयोनाइजेशन पावर कम होगा। ठीक है, तो यहां तक के अल्फा, बीटा और गामा, डीके के बारे में आपने समझ लिया। तो इसमें आता है रेडियो एक्टिव इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी जिसको कहा जाता है। इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो देखिए स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि जो बड़ा बड़ा न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम्स वो टूटने लगता है। तो टूटने लगता है तो फिर उसको हम एक इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। टूटेगा तो उसका कभी अल्फा डीके हो जाएगा, कभी बीटा डीके हो जाएगा, कभी गामा डीके हो जाएगा। तो तीनों को कंबाइन करके एक इक्वेशन बनाया गया जिसको इक्वेशन ऑफ रेडियोएक्टिविटी कहा जाता है। तो लेट अस सपोज स्टार्टिंग में हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियस t बराबर 0 पर मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में हमारे पास इतने सारे न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, t बराबर 0 पर न्यूक्लियाई कितना है, n0। आफ्टर सम टाइम्स इसका क्या हो गया, डीके हो गया, मतलब कि क्षय हो गया। ये रेडियोएक्टिविटी प्रोसेस में मतलब लग चुका है तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है नाभिक का संख्या कम हो जाएगा, क्योंकि नाभिक टूट रहा है, नाभिक से एनर्जी निकल रहा है रेडिएशन के रूप में। तो t बराबर t पर मान लेते हैं कि नाभिक का संख्या n है। तो ये जो n0 है इसको क्या कहा जाता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बिफोर रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बिफोर रेडियो एक्टिविटी। और n क्या है, तो n जो है कि कितना नाभिक बच गया, क्योंकि इतना सारा नाभिक है तो बहुत ऐसा नाभिक होगा जिसका डीके हो गया होगा, बच इतना गया, जिसको कहते हैं नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई। ठीक है, मतलब कि अविघटित नाभिकों की संख्या, अविघटित नाभिकों की संख्या। तो अविघटित नाभिकों की संख्या को n कहा गया है यहाँ पर। तो रेडियोएक्टिविटी का लॉ होता है, लॉ क्या होता है सो देख लेते हैं, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी कि रेट ऑफ डीके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई। तो रेट ऑफ डीके जो होता है, रेट ऑफ डीके कहने का मतलब कि जैसे जैसे टाइम खत्म होगा वैसे वैसे जो इनिशियली हम न्यूक्लियस लिए थे उसकी मात्रा भी कम होते जाएगी। तो रेट ऑफ डीके को माइनस dn बटा dt कहते हैं और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n के। यानी कि यहाँ से dn बटा dt बराबर इंटीग्रेशन का, सॉरी यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको लेम्डा कहा जाता है, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस। ये लेम्डा क्या है, तो लेम्डा कहते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। लेम्डा का नाम क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, यानी कि उसको विघटन गुणांक कहते हैं। विघटन गुणांक, या इसका एक और नाम है, इसको हम डी के कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, विघटन गुणांक या क्षय गुणांक कह सकते हैं। तो चूंकि हमारे पास इक्वेशन आ गया dn बटा dt बराबर माइनस लेम्डा dt, तो यहाँ dn बटा dt बराबर माइनस लेम्डा n है। तो क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं dn बटा n बराबर माइनस लेम्डा dt।
दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन dn बाई एन बराबर माइनस लेमडा और इंटीग्रेशन dt हो जाएगा। अब चूंकि टाइम बराबर 0 था तो न्यूक्लियस कितना था, n0 था, और टाइम t हुआ तो न्यूक्लियस कितना हो गया, n हो गया। और इंटीग्रेशन dn बटा n कितना होता है, log होता है। बेस में कुछ ना लिखे तो e मानना है। लोअर लिमिट का मान है n0 और अपर लिमिट का मान है n बराबर माइनस लेमडा इंटीग्रेशन dt क्या होगा, t। लिमिट कहां से जाएगा, 0 से t तक। अब यहां से एक बार अपर लिमिट भरेंगे, अब माइनस से फिर एक बार लोअर लिमिट भर देंगे, तो कितना हो जाएगा, log n अब माइनस log n0 बराबर माइनस लेमडा, और ये हो जाएगा t। क्योंकि log a माइनस log b बराबर होता है log a बट्टा b, ये हो जाएगा log n बट्टा n0 बराबर माइनस लेमडा t, और इसके बेस में है e, तो यहां से हम लिख सकते हैं n बटा n0 बराबर e के पावर माइनस लेमडा t। यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन आया उस इक्वेशन को यहाँ पर हम फिर से लिखते हैं n बटा n0 बराबर e के पावर माइनस लेमडा t। तो n बराबर आ गया n0 इंटू e के पावर माइनस लेमडा t, और इसी इक्वेशन को कहा जाता है रेडियोएक्टिविटी लॉ, या इस इक्वेशन को आप कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ रेडियोएक्टिविटी। और ये सवाल हमसे 5 नंबर में पूछा जाता है, इक्वेशन ऑफ रेडियोएक्टिविटी कहा जाता है। और चूंकि ये जो इक्वेशन है या जितने भी रेडियोएक्टिविटी इक्वेशन होते हैं सब के सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। मतलब कि अगर देखा जाए कि इसका ऑर्डर क्या होगा तो इसका ऑर्डर फर्स्ट हो जाएगा, मतलब इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि n बराबर n0 इंटू e के पावर माइनस लेमडा t जब हम लिखे हैं तो इसमें हमसे फिर पूछा जाएगा हाफ लाइफ। इसका निकालिए हाफ लाइफ, यानी कि अर्ध आयु निकालिए। हाफ लाइफ करने का मतलब होता है कि जब आप शुरुआत में न्यूक्लियस n0 लिए हैं तो उस n0 न्यूक्लियस के आधा खत्म होने में जितना भी टाइम लगता है उसको हाफ लाइफ कहा जाता है। तो चूंकि n बराबर n0 इंटू e के पावर माइनस लेमडा t है, अब यहाँ पे t बराबर t हाफ लेंगे तो यहाँ से जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस है वो n0 बटा 2 हो जाएगा। तो चूंकि n के बदला में लिखेंगे n0 बाई 2, अब बराबर यहाँ से n0 ही रहेगा, e के पावर माइनस लेमडा टी, तो n0 कैंसिल, तो e के पावर माइनस लेमडा टी बराबर 1/2। जैसे दोनों तरफ log लेंगे बेस में e, तो e के पावर माइनस लेमडा टी बराबर हो जाएगा log 1/2, यानी कि यहां से आ जाएगा माइनस लेमडा टी बराबर log 1/2। अब चूंकि इन सभी वैल्यूज को आप कैलकुलेट कीजिए, यहां से एक मिनट, टी नहीं टी हाफ है, यहाँ भी टी हाफ है, यहाँ भी टी हाफ है, यहाँ भी टी हाफ है। पूरा वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए, टी हाफ का जो मान आएगा वो 0.693 बाई लेमडा आएगा। ठीक है, तो अगर इक्वेशन देखा जाए तो इक्वेशन 2 बना है, एक n बराबर n0 इंटू e के पावर माइनस लेमडा टी, और एक बना है टी हाफ जो कि 0.693 और बाई लेमडा है। यानी कि कह सकते हैं कि रेडियोएक्टिविटी में जो टी हाफ होता है वो बिल्कुल किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। तो आई होप आपको रेडियोएक्टिविटी समझ में आया होगा। कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। मिलेंगे हम फिर किसी नए वीडियो में नया टॉपिक के साथ। पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट।